नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू की डिलीवरी। बहू, डिलीवरी के लिए अपनी बहन को बुला लो। मधु तो नहीं आ पाएगी और मुझसे अकेले होगा नहीं। आखिर वो भी ससुराल वाली है। उसके ससुराल वाले भेजें तो भेजें, नहीं तो नहीं भेजें। साधना जी अपनी बहू नीतू से बोली। पर मम्मी जी, अगले महीने तो उसकी परीक्षा है। वो परीक्षा की तैयारी करेगी या फिर मेरी सेवा करेगी? नीतू ने अपनी सास से कहा। अब बहू, तू खुद देख ले, मुझसे तो नहीं होगा, या फिर तू अपने मायके चली जा। मम्मी जी, मायके में कौन करेगा? मेरी मम्मी होती तो फिर इतनी परेशानी नहीं होती। नीतू ने धीरे से कहा। तो फिर अपनी बहन को ही बुला ले। उसे कौन सा पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनना है? आकर कुछ दिनों के लिए संभाल जाएगी। मम्मी जी, इन्होंने कहा है कि काम वाली रख लेंगे। ना बाबा ना, मैं अपने घर को काम वाली के भरोसे नहीं छोड़ सकती। और फिर उसकी निगरानी कौन करेगा? तू बस अपनी बहन को बुला ले। मम्मी, अगले महीने से तो उसकी परीक्षा है। वो भला यहाँ कैसे आएगी? और फिर उसे तैयारी भी तो करनी है। अचानक शेखर ने कमरे में आते हुए कहा। अरे, तो अपनी बहन को संभालते हुए पढ़ लेगी। कौन सा इतना काम रहता है उसे? भला काम ही क्या है हमारे घर में? अपना घर तो अपना ही घर होता है ना। मम्मी, इंसान अपने घर में आराम और बेफिक्र होकर पढ़ सकता है। वो किसी और के घर पर नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मनु की पढ़ाई का नुकसान होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं मधु दीदी के ससुराल वालों से बात कर लेता हूँ। मुझे यकीन है कि उनके सास ससुर उन्हें जरूर भेज देंगे। रहने दे, उसके सास ससुर तो भेजने को तैयार हैं, पर मधु 15 दिन के लिए हिल स्टेशन घूमने जा रही है, इसलिए वह नहीं आ पाएगी। अचानक साधना जी ने कहा तो कमरे में खामोशी छा गई। दोनों को इतना चुप देखकर साधना जी ने फिर कहा। अरे, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? बड़ी मुश्किल से उनका घूमने का प्रोग्राम बना है, इसलिए मैंने ही उसे आने से मना कर दिया। पर जीजाजी ने तो पहले कहा था कि मधु दीदी को नीतू की डिलीवरी के समय यहाँ पर भेज देंगे। फिर अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया? तेरे जीजाजी नहीं जा रहे हैं, वो तो अपनी जेठानी के परिवार के साथ जा रही है। पर ऐसे कैसे? शेखर ने धीरे से कहा। ऐसे कैसे से क्या मतलब है? मधु के भरोसे तो डिलीवरी हो नहीं रही है। बड़ी मुश्किल से उसका घूमने का प्रोग्राम बना है। मैं उसे मना नहीं करूंगी। कुछ दिनों की बात है, बुला लो मनु को, बाद में तो मधु आ जाएगी। साधना जी ने नीतू की तरफ देखा तो नीतू ने भी फिर मनु को बुलाने के लिए कहा। आप मनु को ही बुला लीजिए। आखिर 15-20 दिन बाद तो मधु दीदी आ ही जाएंगी। नीतू ने मनु को फोन कर दिया और उसे अपने पास बुला लिया। मनु भी खुशी खुशी नीतू के पास आ गई। आखिर नीतू का पूरा टाइम चल रहा था। डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। मनु के आने के 2 दिन बाद ही नीतू ने एक बेटे को जन्म दिया। अस्पताल में तो शेखर और साधना जी ने जैसे तैसे संभाला, लेकिन जैसे ही नीतू को घर पर लेकर आए, उसके बाद सारी जिम्मेदारी साधना जी ने मनु के ऊपर डाल दी। घर के काम तो फिर भी ठीक थे, लेकिन नवजात बच्चे और नीतू को कैसे संभाले? साधना जी तो रात को अपने कमरे में जाकर सो जाती और मनु को नीतू की जिम्मेदारी दे देती। मनु को भी कोई चीज समझ में नहीं आती। आखिर एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की कितना ध्यान रख लेती। जैसे नीतू कहती वैसे वो कर देती थी। शेखर ने 2 दिन तक यह सब देखा। उसके बाद उसने काम वाली रख ली। काम वाली नीतू और उसके बच्चे का काम कर जाती। उसकी मालिश करना, नहलाना, उनके कपड़े धोना, सारा काम वाली करके जाती। इस पर भी साधना जी को समस्या थी। क्या जरूरत थी तुझे काम वाली रखने की? अगर मधु आती तब तो काम वाली नहीं रखता। आखिर अपनी साली की मदद के लिए तो काम वाली रख ही ली।
मम्मी, दीदी के भी 2 बच्चे हो चुके हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि इस समय एक औरत को क्या जरूरत होती है और बच्चे कैसे संभाले जाते हैं। मनु से आप क्या उम्मीद करती हैं? आपने तो सारा काम मनु पर डाल दिया, तो फिर मैं क्या करता? लेकिन साधना जी को तो जैसे चैन नहीं था। वो तो मनु के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। घर के सारे काम करने के बाद जब मनु पढ़ने बैठती तो उसे कोई ना कोई काम बता देती। यह सब नीतू को भी समझ में आ रहा था, पर वो भी कुछ नहीं कह सकती थी। मनु के हर काम में उन्हें समस्या थी। अरे पता नहीं अपनी मम्मी के जाने के बाद कैसे घर संभालती होगी। इसे तो कुछ भी नहीं आता, ना ही ढंग का खाना बनाना आता है और ना ही घर के काम। कई बार वो ये सब मनु के मुंह पर बोल चुकी थी, पर मनु चुप ही रहती। आखिर दीदी का ससुराल था, ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। जैसे तैसे 20 दिन निकाले, मधु अपने मायके आ गई। शेखर ने मनु को उसके घर छोड़कर आने के लिए कहा तो साधना जी ने कहा, अरे 2 दिन बाद तो नामकरण है, तब अपने नाती और बेटी के कपड़े लेकर इसके पापा आएंगे, तब अपने साथ लेते जाएंगे। क्यों बेवजह जाने का खर्चा कर रहा है? मधु ने कहा, हाँ भाई, मनु 2 दिन बाद चली जाएगी। वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ। पहाड़ों की चढ़ाई चढ़कर हाथ पैर दुख रहे हैं। अभी मनु संभाल तो रही है, 1-2 दिन मुझे भी आराम मिल जाएगा, फिर तो भाभी की सेवा में ही लगना है। शेखर ने कहा, ठीक है मम्मी, पर मनु के लिए कुछ ढंग का सा गिफ्ट ले आना। आखिर यहाँ से खाली हाथ थोड़े ही ना जाएगी। या फिर बाजार जाकर उससे आप खुद ही दिलवा कर ले आना, वो अपनी पसंद का कुछ ले आएगी। अरे उसे क्या देना, 100 रुपए दे देना और फिर भेज देना। साधना जी ने कहा, मम्मी कैसी बातें कर रही हो? आखिर मनु नीतू की छोटी बहन है। ऊपर से उसने इतने दिन तक काफी हद तक काम संभाल लिया है। आखिर वो भी तो नेक की हकदार है। देख शेखर, अपने यहाँ तो रिवाज नहीं है बहू के मायके वालों को नेक देने का। तेरी इतनी इच्छा है तो ज्यादा से ज्यादा 1 सूट और 100 रुपये देना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देने दूंगी। साधना जी मुंह बनाती हुई बोली, और जरा अपने ससुर जी को समझा देना कि नामकरण के दिन वो सारा सामान लेकर आए, और कह देना कि मेरी और मधु की साड़ी थोड़ी ढंग की लेकर आए। मैं हल्की फुल्की साड़ी नहीं पहनूंगी और ना ही मेरी बेटी पहनेगी। खैर, नामकरण का दिन भी आ गया। नीतू के पापा जब आए तो अपने साथ नाती और अपनी बेटी के साथ साथ घर के सभी सदस्यों के लिए कपड़े और शगुन के लिफाफे लेकर आए थे। जब नामकरण के बाद नीतू के पापा जाने लगे तो मनु भी उनके साथ जाने लगी। उसी समय साधना जी ने 1 सूट और 100 रुपए का लिफाफा उसे पकड़ाते हुए कहा, यह हमारी तरफ से तुम्हारा नेग है। आखिर तुमने इतने दिन तक बहन की सेवा जो की है, उसका तो प्रतिफल बनता ही है ना। लेकिन तभी शेखर वहां आ गया और उसने एक और लिफाफा पापा और मनु के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, यह मेरी और नीतू की तरफ से तुम्हारे लिए। तुम्हें जो खरीदना हो वो अपनी पसंद से खरीद लेना। यह देखकर साधना जी गुस्सा हो गईं, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। मनु अपने पापा के साथ चली गई। उनके जाते ही साधना जी ने कहा, शेखर, यह क्या हरकत है? जब मैंने मनु को लिफाफा दे दिया था तो तुझे अलग से लिफाफा देने की क्या जरूरत थी? मम्मी, इसमें गलत क्या है? आखिर वो भी तो नेक की हकदार है। वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ अपनी बहन की सेवा करने आई थी, वही बड़ी बात है। उसके बदले अगर हमने खुश होकर उसे थोड़ा बहुत दे दिया तो क्या हर्ज है? पर हमारे यहाँ बहू की बहन को नेक देने का रिवाज नहीं है। यह उल्टी गंगा क्यों बहा रहा है? क्यों मम्मी? जब जरूरत थी
तब तो बहू की छोटी बहन को बुला लो और देने के नाम पर रिवाज नहीं है। भला ये क्या बात हुई? नेक का असली हकदार तो वही होना चाहिए जो असल में काम कर रहा है। मम्मी, दीदी की डिलीवरी के समय आपने भाग भाग कर काम किया था, फिर बहू की डिलीवरी के समय क्या हो गया? बुरा मत मानना मम्मी, लेकिन अभी जो व्यवहार आप बहू के साथ करोगी ना, वही उसे जिंदगी भर याद रहने वाला है, क्योंकि अपनी डिलीवरी के समय को कोई औरत नहीं भूलती। शेखर ने कहा तो साधना जी आगे कुछ नहीं कह पाई। आखिर बोल भी क्या सकती थी? शेखर गलत तो नहीं कह रहा था, इसलिए अपने आप ही सब चुप हो गए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।